इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग कैसे होता है, यानी हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे करते हैं। एक हमने पढ़ा कंट्रोल, कि इसको कंट्रोल कौन करता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि ये हवा अंदर और बाहर कैसे आ जा रही है। तो उसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि ये जो लंग्स है दोनों, ये बिल्कुल एक सक्शन मशीन की तरह है या एक बाल की तरह है। वो बाल जिसको जब आप प्रेस करते हो तो उससे हवा निकलती है, और जब आप छोड़ते हो, या ड्रॉपर को ले लीजिए कि जो मेडिसिन में बच्चों के लिए जो ड्रॉपर होता है जिसमें आप मेडिसिन देते हो, तो जब आप प्रेस करते हो तो हवा बाहर निकल जाती है, और जब आप उसको छोड़ देते हो तो हवा उसके अंदर आ जाती है। सेम इसी तरह हमारे जो लंग्स है वो भी इस प्रिंसिपल पे काम करती है। अगर हम उसके ऊपर प्रेशर डालें तो हवा बाहर निकलेगी, क्योंकि सुराख ऐसे बाहर थ्रू माउथ और नोज है, और अगर हम उससे प्रेशर थोड़ा रिलीज करें तो उसके अंदर हवा चली जाएगी। अब हम इसको समझते हैं, मैकेनिज्म के अंदर दो फेजेस है। सेंटर का पहले हमें पता है कि जो ब्रीथिंग सेंटर है, जो कंट्रोल सेंटर है ब्रीथिंग के लिए, वो मेडुला ओब्लांगेटा है। और मेडुला ओब्लांगेटा किधर है? ये ब्रेन के अंदर है। तो इस मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर ब्रीथिंग सेंटर है जो कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी ब्रीथिंग को। अब इसके लिए दो फेजेस है, हम दोनों को अलग अलग समझते हैं कि इंस्पायरेशन या एक फेज इंस्पायरेशन हुआ या इनहेलेशन, दूसरा नाम इसका इनहेलेशन है, और दूसरा एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, कि हम इंस्पायरेशन में हवा अंदर कैसे ले रहे हैं, तो उसके लिए अलग मैकेनिज्म है, और एक्सपायरेशन के लिए अलग है। इंस्पायरेशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर। ये वो प्रोसेस है जब हम हवा या सांस अंदर लेके जा रहे हैं, तो ये इंस्पायरेशन है। ये एक्टिव प्रोसेस है, ये इसलिए एक्टिव है कि इसके अंदर एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है इंस्पायरेशन का, ये एक्टिव प्रोसेस है। अब इसके लिए मैकेनिज्म क्या है या कौन कौन से चेंजेस है जो हम जब इंस्पायरेशन करते हैं तो वो इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने दो चीज़ों को ज़रूर कंसिडर करना है जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक डायफ्राम को, डायफ्राम वो स्केलेटल मसल का टुकड़ा है जो कि एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी के दरमियान में वाक़ है। अगर ये एब्डोमेन है, नीचे पेट है आपकी, और ऊपर ये चेस्ट कैविटी है जिसके अंदर लंग्स है, तो दरमियान में जो मसल है वो मसल डायफ्राम है, और इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे डोम शेप है, ऐसे गुंबद नुमा है। तो एक इसको हमने कंसिडर करना है। दूसरा जो रिब्स है और 12 पेयर ऑफ रिब्स जो है उसके दरमियान में मसल है जिसका नाम है इंटरकॉस्टल मसल। इन दोनों का बड़ा मेन रोल है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में। तो इंस्पायरेशन में क्या होगा, इसके साथ ये काम होंगे, ये चेंजेस होंगे। डायफ्राम कंट्रैक्ट एंड फ्लैटन्स। पहले तो डायफ्राम थोड़ा सा कंट्रैक्ट होगा और फ्लैट हो जाएगा। ये जो डायफ्राम है ये कंट्रैक्ट हो जाएगा तो ऐसे फ्लैट होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो ये इतना वॉल्यूम बढ़ेगा यहाँ का। दूसरा क्या होगा, इंटरकास्टल मसल जो है, ये जो रिब के अंदर जो मसल है ये भी कंट्रैक्ट हो जाएंगे। जब ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे तो दो काम हो जाएंगे, लिफ्टिंग द रिब्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। जब ये मसल ऐसे, जब इसके दरमियान मसल है और ये मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो हमारा ये पूरा रिब केज ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाता है और बाहर की तरफ चला जाता है। आप खुद फील करो, रेस्पायरेशन करो तो रेस्पायरेशन के साथ आपका ये चेस्ट बाहर की तरफ निकलता है। ये बाहर की तरफ इसलिए निकलता है कि ये मसल जब कंट्रैक्ट होते हैं तो ये अपवर्ड और बाहर की तरफ चले जाते हैं, तो अंदर जो कैविटी है वो बढ़ जाती है। यह जो रिब केज है ये अपवर्ड और बाहर की तरफ आएगी, तो जो दरमियान में थोरेसिक कैविटी है वो बढ़ जाएगी। तो डायफ्राम भी कंट्रैक्ट हुआ और फ्लैट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और प्रेशर जो है लंग्स के अंदर वो डिक्रीज हुआ। और इंटरकास्टल मसल भी जब कंट्रैक्ट हुआ तो उसकी वजह से रिब केज ऊपर की तरफ गया और बाहर की तरफ, अगेन वॉल्यूम बढ़ गया अंदर,
और वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर भी डिक्रीज हुआ। तो जब थोरेसिक कैविटी के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, एयर रशिस इनवर्ड। जैसे ड्रॉपर से आपने हाथ हटाया तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो बाहर की जो दवाई या हवा थी वो उसके अंदर चली गई। तो अब हम जैसे हवा में है तो हवा में बाहर हवा है, हमने नीचे उस ड्रॉपर से क्या उठाया, वो प्रेशर, तो हवा अंदर की तरफ रश करेगा, तो हम इंस्पायरेशन करेंगे। तो ये था इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म जो एक्टिव प्रोसेस था। जब हम सांस लेते हैं तो हमें रिब्स को उठाना पड़ता है। अब एक्सपायरेशन जो है वो द प्रोसेस ऑफ लेटिंग आउट द एयर। अब जब हम हवा बाहर निकालते हैं थ्रू माउथ या नोज तो क्या होता है, ये पैसिव प्रोसेस है। अब इस पैसिव प्रोसेस के दरमियान अगेन इसी तरह के दो चेंजेस होंगे, लेकिन इसके बिल्कुल रिवर्स। वो चेंजेस क्या है, डायफ्राम रिलैक्स एंड डोम शेप। डायफ्राम का नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है जब ये रिलैक्स फॉर्म में होता है तो डोम शेप होता है। तो पहले इंस्पायरेशन में ये कंट्रैक्ट हुआ था, अब ये दोबारा रिलैक्स हुआ, जब रिलैक्स हुआ तो ये डोम शेप हो गया। तो इसने उस कैविटी को कम किया, वो थोरेसिक कैविटी इसकी वजह से कम हो गई। सेकेंडली, इंटरकास्टल मसल रिलैक्स्ड काजिंग द रिब्स टू मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। अब जब हम हवा बाहर निकालते हैं तो उसके लिए इंटरकास्टल मसल क्या होगा, रिलैक्स होगा। जब रिलैक्स होगा तो वो डाउनवर्ड और इनवर्ड लेके जाएगा रिब केज को, तो ड्रॉपर के ऊपर दोबारा प्रेशर बढ़ेगा और हमारा जो सांस है वो बाहर निकलेगा। हम इसी को एक्सपायरेशन कहते हैं। जब ये दो काम होते हैं तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है और प्रेशर जो है लंग्स के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम ऐसे डिक्रीज होगा तो प्रेशर उसके ऊपर पड़ेगा और एयर रशिस आउटवर्ड, हवा बाहर को निकलेगी। इसी हवा का बाहर जाना क्या है, एक्सपायरेशन है। तो हमने एक्सपायरेशन इसमें पढ़ा और एक्सपायरेशन में हमने ये पढ़ा कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हवा बाहर की तरफ जाती है। अब इसके लिए जो पीछे सेंटर है उसका नाम क्या है, उस सेंटर का नाम, कंट्रोल सेंटर का नाम है ब्रीथिंग सेंटर। उसका जो इनहेलेशन के लिए उसका वेंट्रल पार्ट है और लेटरल और डॉर्सल पार्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, हमने कंट्रोल में पढ़ा था एक्सपायरेशन के लिए। तो वहां से जब पैगाम उठता है तो किसके थ्रू आता है, दो नर्स है, एक इंटरकास्टल नर्स है जो इंटरकास्टल मसल में आएगा और दूसरा फ्रीनिक नर्स है। ये फ्रीनिक बड़ा एमसीक्यूज में आता है कि फ्रीनिक नर्स किसको जाता है, ब्रीथिंग सेंटर से तो डायफ्राम को। तो जब इसमें इंपल्स आता है ये कंट्रैक्ट होता है, नीचे चला जाता है और जब ये मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो रिब केज को बाहर और अपवर्ड लेके जाता है, तो कैविटी बढ़ जाती है और हवा अंदर आती है। सेम जब उल्टा होता है, यानी जब रिलैक्स होता है ये डोम शेप डायफ्राम तो ये ऊपर जाता है, रिब केज नीचे और अंदर की तरफ आता है, तो क्या होता है, एक्सपायरेशन। तो ये था दोनों के लिए मैकेनिज्म की ब्रीथिंग का मैकेनिज्म कौन सा है। कंट्रोल में तो हमने पढ़ा था कि थोड़ा बहुत पार्ट इसका वॉलंटरी है लेकिन ज्यादातर पार्ट इसका इनवॉलंटरी है, और हमने उसका मैकेनिज्म भी पढ़ा कि उसमें डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल हमने पढ़ने हैं कि इन दोनों के ऊपर असर है। जब दोनों कंट्रैक्ट होते हैं यानी दोनों किस्म के मसल, डायफ्राम के मसल और इंटरकॉस्टल के मसल, तो उसके कंट्रैक्शन के नतीजे में जो अंदर वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, और जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर डिक्रीज होता है और हवा बाहर से अंदर आता है। इसको हम इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन किसको कहते हैं, ये वो प्रोसेस है जिसमें हवा बाहर की तरफ निकलता है। अब इसमें अगेन इन दोनों के साथ डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल के साथ क्या होगा, ये रिलैक्स हो जाएंगे। जब रिलैक्स हो जाएंगे तो डायफ्राम में से ऊपर आएगा तो अंदर कैविटी कम हो गई, और जो रिब केज है वो नीचे और अंदर की तरफ गई, अगेन कैविटी कम हो गई, प्रेशर कम हो गया, ज्यादा हो गया। कैविटी जब कम होती है तो प्रेशर उसके ऊपर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ गया तो हवा जो है वो ड्रॉपर से या लंग से बाहर की तरफ निकला और हम उसको एक्सपायरेशन कहते हैं। होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।